Good morning once again. Okay, welcome to the science class. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, carbon and its compounds. Clear? So before doing this chapter, we will do introduction part of this chapter. Clear? सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. क्लियर? और ये एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस को, इसका नाम क्या दिया गया है? ऑर्गेनिक. इन हायर क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्लियर? अब आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो केमिस्ट्री के अंदर एक अलग पार्ट आने वाला है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. जो आपको ब्रांच साइंस की डील करती है ना कार्बन और उसके कंपाउंड्स को, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, कार्बन से बने हुए बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स. इसीलिए इनके लिए एक अलग ही चैप्टर आ जाता है, एक अलग ही ब्रांच बना दी गई है, दैट इज ऑर्गेनिक. क्लियर? क्योंकि यू विल सी कार्बन से, कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है. ओके, अब यहाँ पे वन बाय वन क्या करते हैं, इनके एटॉमिक नंबर लिख देते हैं. क्लियर? Z इक्वल्स टू 3, Z मीन्स एटॉमिक नंबर. क्लियर? चलो एक बार फिर से कर लेंगे. दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लियर? सबकी कन्फिग्रेशन भी नोट कर देते हैं. इट इज 2,1, इट इज 2,2, इट इज 2,3, इट इज 2,4. ओके, और ये क्या है आपके पास? दिस इज 2,5. ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. 2,6. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस. 2,7 एंड इट इज 2,8. क्लियर? सबके क्या कर दिए आपके एटॉमिक नंबर. ये सारे क्या है? Z मीन्स क्या होता है? Z का मतलब एटॉमिक नंबर. अब इस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होता है. इनका मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. लेट अस सपोज मैं कार्बन को उठा लेता हूँ. ये दिस इज अवर कार्बन. ओके, कार्बन को उठा लेते हैं. कार्बन Z इज इक्वल्स टू 6. कार्बन क्या है? Z इक्वल्स टू 6. क्लियर? Z इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या है? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है और इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? 6 है. क्लियर? एटॉमिक नंबर 6 होने का क्या मतलब है? इसके पास प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास क्या है? 6 है. क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो. सो आई एम इरेजिंग दिस. इसको इरेज कर देते हैं. अब आपको समझ आ चुका है कि आपको एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो कहने का मतलब क्या होता है? ये आपके पास एटम होता है, कुछ ऐसा एटम होता है. ओके, और सेंटर में आपके पास पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है. एक बार फिर से प्रीवियस क्लास का आपको, इसको न्यूक्लियस कहते हैं. और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है. क्लियर? और किसकी बात हो रही है? कार्बन की हो रही है. कार्बन Z इक्वल्स टू 6. तो कहने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस जो इसका न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है? 6 प्रोटॉन्स है. इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? इस न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है. और क्या बोलता है इसके पास? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 6 है. और इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? 2,4. 2,4 का मतलब क्या हुआ? इसके पास 2 शेल्स है. क्लियर? यू नो, अगर मैं इसको 2,4 लिख रहा हूँ मतलब दिस वन इज कार्बन इज 2,4. इट मीन्स दिस इज योर K शेल एंड दिस इज योर L शेल. मतलब 2 शेल होती है कार्बन के पास. अंदर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक दिस. ओके, और बाहर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4. ऐसे आपके पास कुछ एटम होता है इस तरह करके. ठीक है? इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और साथ के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं इसके अंदर. ओके, न्यूट्रॉन को अभी छोड़ देते हैं. क्लियर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. मतलब कहने का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या है? 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है उसके पास? इलेक्ट्रॉन. तो ये मैंने ऐसे 6 प्रोटॉन्स दिखा दिए हैं. और उसके बाद शेल्स कितनी है? 2 शेल्स हैं. और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 4 शेल. और इसी को ही आउटर मोस्ट शेल को क्या कहा जाता है? वैलेंसी. इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. एक टर्म आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स.
इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में देखने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ए कार्बन हैव, तो आप बोलोगे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। वैलेंस का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको पूछते हैं नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो यू विल से इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 5 वैलेंस का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और आपके पास फ्लोरीन पास कितने हैं? 7, और इसके पास कितने हैं? 8 है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और इसके साथ साथ वैलेंसी कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है किसी की? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि आपके पास जो एटम है वो कितने के साथ कंबाइन कर सकता है। और वैलेंसी में हमने एक चीज़ देखी है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसकी वैलेंसी कितनी है? इसमें केसेस आ जाते हैं। फर्स्ट केस में क्या है? अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है? सेम। ओके, सो इट हैव एग्जाम्पल कैसे? लेट अस सपोज आपके पास बोरोन उठा लेते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर Z = 5, कन्फिग्रेशन इज 2,3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 3। तो इसने क्या बोला है? अगर आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो वैलेंसी सेम रहने वाली है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी रिमेन सेम, मतलब उतनी ही रहने वाली है। अब आप देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी कितनी है इसकी? 3। क्लियर? फर्स्ट केस क्लियर हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में आपके पास वैलेंसी 3 होने का मतलब क्या है? जो बोरोन है वो 3 और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है, कि किसी भी 3 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। इसलिए आप देखो इस पर +3 चार्ज हम शो करते हैं। +3 चार्ज इस पर, +2, और यहाँ पे +1 होता है। क्लियर? ये क्या कर सकता है? 3 एलिमेंट्स के साथ, 3 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर आपका वैलेंसी 4 हो जाए। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इफ वैलेंसी आपके पास =4 हो जाए, सॉरी, इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, अब मैं डायरेक्ट क्या बोल दूंगा उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? =4। उस केस में भी क्या होता है? वैलेंसी रिमेन सेम। कैसे? एग्जाम्पल आप ले लो, कार्बन Z = 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 4। तो इसकी वैलेंसी क्या होने वाली है? इसकी वैलेंसी आपके पास 4 ही रहने वाली है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कार्बन 4 और एटम्स के साथ शेयर कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ओके, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर सकता है कंबाइन किसी और के साथ। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई? इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई है 4। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब आप देखो क्या होता है, अगर थर्ड केस क्या बनता है? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा हुए तो फिर वैलेंसी कितनी होने वाली है? वैलेंसी हम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन Z = 8, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,4। नाउ यू कैन सी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? अब इट इज़ ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा है। उस केस में वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 - 6, इसका मतलब क्या हुआ? 2। उसकी
क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई 2, मतलब वो क्या कर सकता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करने वाला है, या किसी और के साथ कंबाइन वो होगा, सिर्फ 2 के साथ कंबाइन होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, सिर्फ 2 के साथ। एग्जाम्पल देखो आप H2O, ऑक्सीजन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन साथ शेयर किए, सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही कंबाइन करवाएगा, 2 से ज़्यादा को कंबाइन नहीं करवाएगा, वैलेंसी ऐसे ही निकल जाती है। क्लियर, नाउ आई हैव टू इरेज, आपने एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लेना है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है। अब आप देखो इसकी वैलेंसी क्या है 1, क्योंकि 4 से कम है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, क्या है इसकी 4 है, +4, और इसके कितने हैं यहाँ पे 3, आप पास ये -3, ये -2 होता है, ये -1 होता है, और यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि 4 से जब आप पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वैलेंसी कैसे निकलती है 8 - 8 दैट इज़ 0। 0 का मतलब क्या होता है, ये सारे जो आपके पास नोबल गैसेज है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कि भाई मैं भी तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तुम भी मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम भी अपने आप को स्टेबल कर दो और मुझे भी स्टेबल कर लो। एग्जाम्पल कैसे, अब हम कंटिन्यू इसको स्टडी करेंगे। देखो कार्बन कहाँ कहाँ होता है, आप देखो आपकी बुक, इवन हमारे अंदर भी कार्बन से ही बने होते हैं। वैसे नेचर में कितना % कार्बन है, 0.02% ऑफ कार्बन है नेचर में, 0.02% कार्बन इज इन नेचर। बट आप देखोगे आपके पास बुक्स होगी, मेडिसिन होगी, क्लोथ्स होगी, ठीक है, फूड एट्सेट्रा, इनमें क्या होता है, कार्बन होता है। और जो हम भी जब जल के कोई चीज़ राख हो जाती है तो क्या बन जाता है, वहाँ ऐश बन जाता है। जो ऐश होता है उसमें जो मेजोरिटी होती है वहाँ पे कार्बन ही होता है। मेजोरिटी क्या होती है वहाँ पे, कार्बन। अदर एलिमेंट्स भी होंगे वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कार्बन, मैं बोल रहा हूँ 50 से 60% या 40 to 60% वहाँ पे कार्बन ही होगा, और बाकी आपके पास लेस अमाउंट में थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। मेजोरिटी में क्या होता है, कार्बन, कहीं हर एक चीज़ में क्या होगा, कार्बन होगा। ऑल्दो देयर इज 0.02% ऑफ कार्बन इन नेचर, बट स्टिल कार्बन हर एक आपके पास किसी भी चीज़ में आपको मिल जाएगा। ऐश हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हुई 4, इसकी कितनी होने वाली, 4 से ज़्यादा है। जब 4 ज़्यादा होता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 4 से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ क्या करते हैं 8 - 5 विच इज़ इक्वल टू 3। इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। कंबाइनिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन की 3 है। ऑक्सीजन की क्या है आपके पास 8 - 6 दैट इज़ 2, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 2। और आपके पास ये 7 है तो 8 - 7 दैट इज़ 1, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है 1। वैसे तो हम ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, पीरियोडिक टेबल भी लर्न कर चुके हैं। फिर भी स्टिल हमने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है, आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया है पूरा पीरियोडिक टेबल। अब हमने क्या देखा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी होती है, कार्बन की। सबसे ज़्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से क्या करता है, शेयर पेयर करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम यही कर रहा है। बाकी देख लो आप, बाकी है किसी के पास इतनी कैपेसिटी, किसी की कैपेसिटी नहीं इतनी ज़्यादा। इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, फिर इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। और ऑलवेज रिमेंबर सबसे ज़्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी होती है, हमारे कार्बन की। इसीलिए कार्बन क्या करता है, सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। क्लियर, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये अपना शेयर पेयर कर रहा है। इसीलिए क्या होता है, कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है केमिस्ट्री में। मेडिसिन्स वगैरह मैक्सिमम कार्बन के ही कंपाउंड से बनी होती है। अब जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे जो आप पास सोप है, आपके पास मेडिसिन्स है, आप डिटॉल जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो, सेवलॉन यूज़ कर रहे हो, और डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो डेली लाइफ में, वो सारी की सारी किससे बनी है, कार्बन से। क्यों, क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्लियर, नेक्स्ट आता है, अब इसमें फर्स्ट टॉपिक करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन, कैसी बॉन्डिंग होती है यहाँ पे होती है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आया था कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तक हमने क्या देखा था, आयनिक बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड देखा था, कहाँ पे देखा था, जब मेटल और नॉन मेटल्स कंबाइन हो रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा था और नॉन मेटल क्या कर रहा था, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था। जो डोनेट कर रहा था वो पॉजिटिव बन रहा था और जो एक्सेप्ट कर रहा था वो नेगेटिव बन रहा था। बट जो कार्बन होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से ना ही डोनेट करने वाला है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला है। कहने का मतलब क्या है, अब आपने देखा है कार्बन Z=6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,4, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। साथ के साथ क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसका कुछ ऐसा बना देता हूँ। ये आपके पास एटम कार्बन का है, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन इसके पास 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं इस पास, 2 यहाँ पे हो गए और 4 आउटर मोशन में है कुछ इस तरह से और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पास। अब क्या होता है, जो ये प्रोटॉन होता है ये आप समझ लो ये एक मैग्नेट है। क्या है ये है मैग्नेट। ये क्या है, और इनको समझ लो ये आयरन पीसीज है। ये आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आयरन पीसीज है। क्लियर, आपके पास ये हमारे पास प्रोटॉन हो गया और ये क्या है आपके पास आयरन। अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन इस आयरन को अपने पास पकड़ के रखेगा, ऐसे रखेगा पकड़ के। ओके, क्यों, मैग्नेट क्या करता है, हमेशा आयरन को खींचता है। वैसे क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, अब आपने देखा ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्ट करके मतलब पकड़ के ऐसे होल्ड करके रखेंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं होने देता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है कहीं भाग नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि इस मैग्नेट ने इन आयरन को पकड़ के रखा हुआ है। ये भाग नहीं पाएंगे कि यहाँ से ये उठ के कहीं चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पावर है सेंटर में जो उसको पकड़ के रखी हुई है। एग्जाम्पल के लिए और बता देता हूँ, जैसे सोलर सिस्टम है, सन सेंटर में है और सारे प्लेनेट उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब प्लेनेट कभी ऐसे नहीं यहाँ से उठ के वहाँ चला जाए। क्यों, क्योंकि जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने पकड़ के रखा हुआ है उन सब प्लैनेट्स को। वो क्या है, प्लैनेट्स एकदम से नहीं जा सकते हैं उठ के। क्लियर, तो वैसे ही क्या होता है, अब इसने क्या करना है, अपने आप को स्टेबल। अब ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो इसका डुप्लेट होना चाहिए, या तो डुप्लेट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब क्या है, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर कहीं पे ऐसा नहीं होता है तो वो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्लियर, ओके। तो आ जाओ यहाँ पे, बैक आ जाते हैं। हमने देखा 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या कर सकता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से डोनेट कर सकता है। मानो इसने अपने आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिए, तब भी तो इसका डुप्लेट बन गया। उस तरह भी तो अपने आप को स्टेबल कर सकता है, बट वैसा क्यों नहीं करता है ये। और आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और कैसे स्टेबल कर सकता है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उस तरह भी तो स्टेबल कर सकता है। बट पहला केस कर लेते हैं कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6। और जब भी ये क्या करेगा, पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 4 इसने मानो एक्सेप्ट कर लिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, सॉरी पहले कितने थे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो उसका मतलब क्या है, प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है उसके पास, 6 है। तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले ऑलरेडी थे और 4 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इसके पास बन गया है 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बन गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना है यहाँ पे, प्रोटॉन 6 है। तो इस प्रोटॉन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके। कहने का मतलब क्या है, इस आयरन की इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि ये इतने 10 आयरन्स को होल्ड करके रख सके। तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये केस नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हो पाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले और अपने आप को उनको पकड़ के रखे, होल्ड करके रखे। इतनी पावर इसकी नहीं है। चलिए तो करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये दूसरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, उससे स्टेबल हो सकता है। किस तरह कि यहाँ से अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। क्लियर, 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। ओके बच्चों, फिर हमने क्या देखा कि इसने ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता है। तो देखते हैं क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और अपना डुप्लेट बना देगा। अगर डुप्लेट कोई बना दे एलिमेंट तो वो भी स्टेबल होता है।
तो लेट्स सी कि भाई ये क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्वेश्चन इज दिस, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट कर सकता है। अब आप देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स है, जो इस आयरन और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उनसे भी 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग फोर्सेस होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्सेस होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी 1000 गुना ज़्यादा होती है। मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के बीच है उससे भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच है। यहाँ पे इनके बीच जो फोर्स है जिसने इसको पकड़ के रखा है वो फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या है, जब आपकी फोर्स बहुत ज़्यादा है तो अगर उस चीज़ को ब्रेक करना है तो वहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए। एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर मानो दैट इज सपोज मैंने मेरा अपना हाथ पकड़ा हुआ है और मेरे हाथ में इतनी ज़्यादा फोर्स है कि कोई मेरा हाथ नहीं छुड़ा सकता है, तो क्या होगा, अगर मानो मेरा हाथ छुड़ाना पड़े तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। दैट इज सपोज मान लो, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेट अस सपोज कोई बच्चा मेरा हाथ पकड़ लेता है तो उसके पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो हैंड को फोल्ड कर सके, तो थोड़ी सी एनर्जी लगेगी और वो मेरा उससे हाथ क्या है, छूट जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा फोर्स होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको ब्रेक करने के लिए। समझ आए? जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी, और इतनी ज़्यादा एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाता है। क्लियर? अब आपने क्या देखा कि कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाता है, डोनेट। क्लियर? क्यों नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट? क्योंकि जो इनके बीच फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उन फोर्स को तोड़ने के लिए। तो इतनी एनर्जी हमारे पास होती नहीं है, हम इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब क्या तरीका होगा कि किस तरह से अपने आप को ये स्टेबल करेगा। तो इसने क्या तरीका ढूंढा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कार्बन ने ढूंढा एक और ही तरीका, नया ही मेथड। दैट इज, अब ये क्या करता है, यहाँ पे ये करता है शेयरिंग। क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग एंड पेयरिंग, शेयरिंग एंड पेयरिंग। ठीक है? अब ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। नॉट ओनली कार्बन, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो शेयर पेयर करते हैं। कैसे, अभी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। लेट अस सपोज कार्बन की बात नहीं है, ये बाकी हाइड्रोजन, आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। लेट अस सपोज कार्बन का कंपाउंड उठा लेते हैं, आपने क्या देखा है, CO2। समझ है क्या है, CO2। अब ये क्या बोलता है, कार्बन पे लगे हैं 2 ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। सेंट्रल एटम का मतलब है जो एटम सेंटर पे होता है और उसके इधर उधर क्या हो गए, चारों ओर क्या हो गए, एटम्स हो गए। सेंट्रल एटम क्या है, C, कार्बन। कार्बन पे क्या लगे हैं आपके पास 2 ऑक्सीजन। तो लेट अस सपोज ऐसे कुछ ऑक्सीजन, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इसका, या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से कार्बन ने अपने आप को स्टेबल किया है। ये देखो कार्बन, और ऑक्सीजन ने भी अपने आप को कैसे स्टेबल किया है। ठीक है? बाकी इलेक्ट्रॉन्स की भी यही प्रॉपर्टीज होती है, वो भी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। तो दूसरा रास्ता क्या होता है, शेयर पेयर करने का। अब कैसे, अब आपने देखा ये इसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, ऑक्सीजन इज 8, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,6। क्लियर? इसके पास कार्बन पास आउटरमोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो ये मैं इसकी शो करता हूँ, 1 2 3 4, ये थे ना इसके पास आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मोर टाइम, मैं आपको अब आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन्स वर्ड यूज़ नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ करने वाला हूँ। वैलेंस मीन्स आउटर मोशन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। लेट अस सपोज ऐसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है? अब इसके पास भी वही, हर एक ऑक्सीजन पे क्या, ऑक्सीजन पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इज इट क्लियर? आई होप। और अच्छे से लेक्चर को अंडरस्टैंड करना वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है कि चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई है, क्या कारण है जो वो ऐसे करके जुड़ी हुई है। CO2
कैसे जुड़ गया आपस में, H2O कैसे जुड़ गया आपस में, H2 कैसे बन गया, O2 कैसे बन गया, CO2 कैसे बन गया। अब आप देखोगे मीथेन कैसे बन गया, CH4 फॉर्मूला होता है, मीथेन कैसे बन गया। ठीक है, वहाँ पे कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पर होता ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप इलेक्ट्रॉन्स ना ही डोनेट कर रहे हैं ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरा रास्ता क्या चूज़ किया इन्होंने, शेयरिंग एंड पेयरिंग वाला। अब कैसे, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, 4। तो ये कार्बन क्या करता है, साथ वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। तो देखो अब क्या किया इसने, इसने क्या किया, इन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर दिया। समझ आया, क्या किया इन्होंने, शेयर। इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और इस वाले ऑक्सीजन ने भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, कार्बन साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कार्बन को सेटिस्फाई कर दिया। कैसे सेटिस्फाई किया, देखो 1 2 3 4 5 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए, भाई ये ले अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ओके ठीक है, चलो ये तो आपके पास कार्बन हो गया स्टेबल, कार्बन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। अब आप देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये कहाँ से लेता है, ये बोलता है ऑक्सीजन को, भाई मैंने तेरी हेल्प करी, अब तू मेरी हेल्प कर भाई। क्लियर, तो इसने क्या किया, कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। ठीक है भाई, तूने मेरे को इलेक्ट्रॉन्स दिए, मैं भी तुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, तू भी सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो ऑक्सीजन पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर्कल के अंदर, ऑक्सीजन का जो सर्कल बना उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया। कार्बन को देख लेते एक बार, ये कार्बन का सर्कल था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी हो गए, ऑक्सीजन के पास भी हो गए। तो ये कार्बन भी स्टेबल हो गया और ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। अब आते हैं इस वाले ऑक्सीजन पे, इसने भी क्या किए थे, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे। अब ये बोलेगा, अब ये इसको कार्बन को बोलेगा, भाई मैंने भी इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो भी मेरे को इलेक्ट्रॉन्स दे, दोनों शेयर कर लेते हैं। ओके, फिर इसने क्या किया, यहाँ से इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। ठीक है, लिया नहीं, शेयर किया, लेने वाली बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इसने क्या किया, कार्बन ने इसके साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया। अब आप देखो यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन भी आपका स्टेबल हो गया। अब आप देखेंगे हर एक जो आपके पास एटम है वो स्टेबल हो चुका है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक चीज़ क्या हो गई यहाँ पे, सेटिस्फाई हो गई। कहने का मतलब क्या था, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज आप क्लास में हो और आपके पास सिर्फ ब्लैक पेन है एंड यू हैव फॉरगॉट योर ब्लू पेन, आपने अपना ब्लू पेन घर पे छोड़ दिया, और आपके साथ जो पार्टनर बैठा हुआ है, पार्टनर बैठा है आपके साथ, उसके पास ब्लू पेन है बट वो अपना ब्लैक पेन घर पे छोड़ चुका है। क्लियर, कहने का मतलब क्या है, आपके पास ब्लैक पेन है और आपके साथ जो स्टूडेंट है उसके पास क्या है, ब्लू पेन है। मतलब अब उसको ब्लैक पेन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ब्लू पेन की। तो मतलब आप क्या करोगे, अब आपस में आप बोलोगे कि भाई जब मुझे ब्लू पेन की ज़रूरत होगी तो तू मुझे ब्लू पेन दे दियो, और जब तुझे ब्लैक पेन की ज़रूरत होगी मैं तुझे ब्लैक पेन दे दूंगा। तो इस तरह क्या हो गया, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो गए, आप भी सेटिस्फाई हो गए, वो भी सेटिस्फाई होगा, दोनों के दोनों क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। उसी तरह से तो आपने क्या किया, ना ही अपना उसको पेन दिया कंप्लीटली, आपने क्या किया, उसको शेयर किया कि भाई अभी रख ले, बाद में मैं वापस ले लूँगा। तो आपने उसको कम्प्लीटली डोनेट नहीं किया है और ना ही उसका पेन कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया है। जब आप दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको पेन, उसका पेन उसको दे दोगे और अपना पेन उससे ले लोगे। तो मतलब क्या हुआ, दोनों सेटिस्फाई हो गए, दोनों ने शेयर किया, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसे ही अब आप यहाँ पे देखो कैसे, अब आपने क्या, अब इन बॉन्ड्स को कैसे दिखाते हैं हम, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे था ना बस यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। क्लियर, अब आप देखो कैसे, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको 1 लाइन से शो किया जाता है। क्लियर, कैसे, ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। ठीक है, इनके बीच जो बॉन्ड दिखाते हैं, जब फाइनल हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक लाइन दे देते हैं, पेयर, शेयरिंग एंड पेयरिंग। पेयरिंग मतलब पेयर किसका होता है, जोड़ा हमेशा 2 का होता है। जैसे बोलते हैं शू पेयर, शू पेयर का मतलब है जूते का जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 शूज़ हो गए हमेशा वहाँ पे। क्लियर, तो देखो ये पेयर बन गया ना, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका, एक पेयर बन गया। उस पेयर को किससे दिखाते हैं, हमेशा एक लाइन से ड्रॉ करते हैं फाइनल में। ओके, फिर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक पेयर बन गया, उस पेयर को एक लाइन से दिखा देते हैं, उसको बॉन्ड बोलते हैं, ये होते हैं बॉन्ड्स। क्लियर, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक लाइन यहाँ पे देनी होगी, मतलब बॉन्ड।
एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बन गया। तो ये आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है CO2 का। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस लाइन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। क्लियर? उसको एक लाइन से ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्लियर? तो इस तरह करके क्या किया उन्होंने, शेयरिंग पेयरिंग करी, शेयरिंग पेयरिंग करके जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इनमें क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। वहाँ पे क्या होते थे, आयनिक बॉन्ड, आयन्स होते थे, उसके थ्रू बॉन्ड बनता था, उसको आयनिक बॉन्ड होते थे। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग एंड पेयरिंग से। सो यू विल राइट बॉन्ड फॉर्म्ड by the sharing and pairing of the electrons is called covalent bond. Clear? Bond formed by sharing and pairing of electrons is called covalent bond. तो इस तरह से ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। CO2 बनाया है मैंने, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने फेयर में नोट करना है, CO2। ओके, लेट अस सपोज उठा लेते हैं वन मोर, H2O उठा लेते हैं। क्लियर? लेट अस सपोज अब नेक्स्ट करते हैं हम H2O। मैंने कहा था ना सिर्फ कार्बन की बात नहीं है, बाकी भी एलिमेंट्स ऐसा ही करते हैं, कंप्लीटली डोनेट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो शेयर पेयर करते हैं। ओके जी, चलिए अब करते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेंटर पे होना है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। तो ऑक्सीजन पे रखा, ऑक्सीजन को सेंटर पे रखा, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास फर्स्ट हाइड्रोजन और दिस वन इज सेकंड हाइड्रोजन। क्लियर? थोड़ा इसको सेंटर पे रखते हैं। ओके, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6। अब मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है, अभी आप देखोगे। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इस वाले हाइड्रोजन पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? अब आप देखो इसको कंप्लीट, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1। अब इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा इसका, ऑक्सीजन का, एक यहाँ पे शो किया। अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ इसको बोलेगा ले भाई खुश रहे, तेरे को मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब तेरे को मैंने स्टेबल बना दिया है, खुश रहे। तो वैसे ही क्या करता है, और दूसरे हाइड्रोजन को भी क्या बोलेगा, तू भी ले भाई ले, तेरे को ही मैंने स्टेबल कर दिया, तेरा भी डुप्लेट पूरा कर दिया, खुश रहो दोनों के दोनों। फिर इन रिटर्न ऑक्सीजन क्या बोलता है, अब मैंने तुम्हारे को इलेक्ट्रॉन दिया था, अब तुम भी मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दो, ताकि मैं भी अपने आप को स्टेबल कर सकूं। बाय शेयरिंग तुम भी स्टेबल हो जाओ और बाय शेयरिंग मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो देखो इसने क्या किया, इस पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन से लिया और दूसरा इससे लिया और अपने आप का ऑक्टेट पूरा कर दिया। 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सर्कल में देखो ना, ऑक्सीजन का जो सर्कल था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप देखो ये हाइड्रोजन और इसने एक लाइन देनी होगी सिर्फ, क्योंकि एक ही पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, जितना पेयर होगा उतनी लाइन देनी होगी। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये बन गया आपके पास H2O। सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। चलिए N2 मैं करता हूँ, O2 आप खुद बताओगे मुझे करके कि O2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। O2 इज होमवर्क फॉर यू। O2 आप खुद ड्रॉ करोगे, मैं आपको N2 ड्रॉ करके बताता हूँ। क्लियर? N। नाउ देयर आर 2 नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन, कहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ है नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, इट इज 2,5। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। तो देखो 5 किस तरह लिखने हैं, 1 2। अब 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। वैसे सिमिलरली इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पे हैं, और ये देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए, इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। अब इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करता है, ये दूसरे जो आपके पास ये वाला नाइट्रोजन था, ये बोलेगा भाई तेरे को ज़रूरत है तो मेरे से ले ले भाई, उसमें क्या है, तो मेरे से ले ले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर दिए। क्लियर? अब ये बोलेगा भाई मैंने तुझे तेरी हेल्प करी, अब तू भी मेरी हेल्प कर, तू भी मेरे को स्टेबल कर दे। तो ये इसको इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो दोनों स्टेबल हो गए, 1 2 3।
अब इस वाले नाइट्रोजन की पहले बात करें, कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। अब इस वाले नाइट्रोजन पे सर्कल जो बनाया हुआ है, कंप्लीट सर्कल बनना चाहिए, अच्छे से सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 लाइन देनी होगी, क्योंकि 1 पेयर यहाँ है, 2 पेयर यहाँ है, 3 पेयर यहाँ है, तो 3 लाइन्स ड्रॉ करनी होगी। जो आप पास ये इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, इनको नहीं दिखाते हैं हम, फिर सिर्फ उनको दिखाएंगे जिनके थ्रू वो जुड़े हैं। किसके थ्रू जुड़े हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जुड़े हुए। दैट इज योर N2। क्लियर? अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर? अब आप ट्राई करना, CH4 भी आप ट्राई करोगे, CH4 ये भी आपके लिए टास्क है, CH4। अब क्या है, सेंट्रल एटम C है और इसके चारों ओर क्या है, चलिए मैं ही बता देता हूँ इसको भी। इसके चारों ओर क्या है, 4 हाइड्रोजन है। लेट अस सपोज दिस इज योर कार्बन और ये हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये मीथेन है, इसको मीथेन कहते हैं। अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे इसको। दिस इज मीथेन। ओके, फटाफट कर लेते हैं। अब आप देखो, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? एक। अब आपको पता है हर एक हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसे सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब सबको क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके सामने बना देता हूँ ऐसे करके। क्लियर? कहीं गलत तो नहीं किया मैंने? आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में मैंने 4 ही इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया है। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो हर एक हाइड्रोजन का देखो 1 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने बोला, इनमें जब ग्रुप डिस्कशन हुई, इन्होंने बोला कि भाई ऐसे करते हैं, एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए शेयरिंग पेयरिंग कर लेते हैं। तो ठीक है, कार्बन ने बोला कि भाई मेरे को दे दो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो कार्बन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 4। और 4 इसके पास थे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। कार्बन हो गया स्टेबल। ओके, अब आते हैं हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन बोलेंगे कि भाई हमने आपकी हेल्प करी, अब आप हमारी हेल्प करो। तो ठीक है, कार्बन ने बोला ले जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन सब ले जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन को मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया स्टेबल। इस हाइड्रोजन को मिल गया 1 और इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया स्टेबल। और इस हाइड्रोजन ने भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो गया स्टेबल। तो सारे के सारे क्या हो गया आपके पास? स्टेबल। तो ऑर्बिटल कैसे बना आपके पास स्ट्रक्चर कैसे बना? ये कार्बन, ये यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, CH4 कुछ इस तरह से बन गया। एक पेयर था तो एक ही लाइन, यहाँ पे एक पेयर था तो एक लाइन, यहाँ पे एक पेयर था एक लाइन, वहाँ पे एक पेयर था तो एक लाइन। ओके, सो O2 आप को ड्रॉ करोगे, O2 H2 भी चलो बनाना, O2 और H2 भी आप खुद ट्राई करोगे। बाकी पीरियड टेबल तो हमने वैसे भी लर्न कर लिया है, कहीं डाउट नहीं है वैसे भी। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जाखू पब्लिक स्कूल नेरवा, ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।